So today we are going to discuss about some essential conditions, right? What we had previously discussed, we had discussed about what is democracy, why it is important, what are the merits and demerit of democracy, right? Why we have perceived it, है ना, हमने उसको क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसमें हमारे कुछ आइडियल्स थे, है ना, जिनको हमको परसीव करना था, तो इसलिए हमने डेमोक्रेसी को चूज़ किया। अब डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, फॉर सस्टेनिंग द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, what in any country, right, not in only our country, in any country, what are the essential conditions, right? Without these conditions democracy cannot sustain. Okay, so first is the topic, any system of governance can only work in the specific condition and it get demolished when the circumstances become adverse, है ना। कोई भी कंडीशंस, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कब तक रहती है, जब तक कि उसके जो सर्कमस्टांसेस है, जब तक कि उसके आसपास का जो वातावरण है ना, एनवायरनमेंट है, वो उसके फेवरेबल हो, है ना। जैसे कि इंसान है ना, इंसान को फेवरेबल क्या है ना, अगर हवा नहीं होगी तो इंसान नहीं जी पाएगा, है ना। तो एयर क्या हो गई, एक एसेंशियल कंडीशन हो गई, है ना। एयर क्या है, एयर इज़ अ एसेंशियल कंडीशन, एयर है, वाटर है ना, ये ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल कंडीशंस हैं, एयर एंड वाटर, है ना। इसी तरीके से डेमोक्रेसी के एग्जिस्टेंस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है, एसेंशियल कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी है। This is also true for democratic system. After the First World War, democracy was imposed in many states of Europe, but in absence of favorable condition, the democratic system of rule was not successful. It was later replaced by dictatorship. अब क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं, जिसमें जब फर्स्ट हुई थी तो उसके बाद में डेमोक्रेसी आना शुरू हुई थी ना। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डेमोक्रेसी पहली बार आई थी, लेकिन क्या थी, फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, है ना। वो जो एसेंशियल कंडीशंस चाहिए होती हैं डेमोक्रेसी के एग्जिस्टेंस के लिए, है ना। हम ले तो आए डेमोक्रेसी को, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी, है ना। तो फेवरेबल कंडीशंस नहीं होने की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में डेमोक्रेसी आई तो सही, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाई, है ना। डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप ने रिप्लेस कर दिया। At present, democratic rule system has collapsed in the country of Asia, Africa and Latin America countries because required term and conditions for the success of democracy are absent in those country. अब एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, है ना, ये कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर, कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ होती है ना। हमारी कंट्री एशियन कॉन्टिनेंट में है ना। तो इस तरीके से ये जो कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर, एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, तो यहाँ पर पहले तो डेमोक्रेसी आई, लेकिन डेमोक्रेसी की फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, तो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप ने रिप्लेस कर दिया। Scholars have an opinion that following conditions are helpful in the successful operation of democracy. अब कुछ आगे essential conditions दे रखी हैं जिनके थ्रू हम डेमोक्रेसी को सस्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज पीस एंड ऑर्डर। अब पीस एंड ऑर्डर क्यों ज़रूरी है, अब क्या होता है, जब भी कोई इमरजेंसी आती है ना, इमरजेंसी का मतलब या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा, है ना, या फिर देश का चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, है ना। जब भी किसी कंट्री में इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरीके का लड़ाई है ना, कोई भी इंटरनल वॉर या एक्सटर्नल वॉर, चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर वॉर हो जाती है तो क्या होगा, हमको क्विक डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हमको जल्दी से जल्दी अपनी मिलिट्री को इकट्ठा करना होगा, हमें जल्दी से जल्दी क्विक डिसीजंस लेने होंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बच सकें, है ना। तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है, क्विक डिसीजंस की, कहाँ पर, वॉर में, है ना। लेकिन डेमोक्रेसी में हम क्विक डिसीजंस नहीं ले सकते, डेमोक्रेसी में क्विक डिसीजंस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो गई, स्टेट गवर्नमेंट अलग हो गई और लोकल गवर्नमेंट अलग हो गई। अब क्या होता है, अगर अपनी कंट्री में कोई वॉर हो जाती है तो ये तीनों गवर्नमेंट जो है वो बेकार हो जाएंगे, है ना। ये तीनों मिलकर क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएगी। तो हमको क्विक डिसीजंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस डिसेंट्रलाइज्ड रूल को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा।
है ना। ये रूल कैसा है, डिसेंट्रलाइज है ना, कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी पावर दे दी गई है ना, कहीं पर एक जगह सेंटर्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन जब इमरजेंसी या फिर वॉर टाइप कंडीशन होती है तो हमको ये रूल को सेंट्रलाइज करना पड़ता है ना। यहाँ पर क्या लग जाता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ना। डायरेक्ट क्या लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। कई बार होता है ना स्टेट की गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चल रही होती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है, फिर वहाँ पर वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम नहीं आती है ना। डायरेक्ट पावर किसके हाथ में आ जाती है, प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। तो इस वजह से ये जो डेमोक्रेसी का मेन जो कंपोनेंट है डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। कब हो जाता है, जब वॉर या फिर एक्सटर्नल या फिर ऐसा कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आती है तो, है ना। तो इसलिए अपनी कोई भी कंट्री में पीस एंड ऑर्डर कुछ ऐसी एसेंशियल कंडीशंस हैं जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं रह सकती। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर वॉर होगी तो क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन, है ना। सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो कुछ डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से डेमोक्रेसी क्या है, वो हट जाएगी, है ना। तो ये एक एसेंशियल कंडीशन हो गई पीस एंड ऑर्डर। किसी भी कंट्री में पीस और ऑर्डर होना चाहिए। पीस का मतलब होता है शांति, ऑर्डर का मतलब होता है डिसिप्लिन, है ना, रूल के हिसाब से सभी चले। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी है स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी कोई भी कंट्री को, है ना, जैसे हमारी कंट्री है, अगर हमारी कंट्री को डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में होता है सोवरियनिटी, है ना। डेमोक्रेसी में क्या होती है, सोवरियनिटी, यानी कि सुप्रीम पावर हमारी देश की गवर्नमेंट के पास ही होगी, है ना। हमारी देश की गवर्नमेंट के ऊपर कोई दूसरे देश की गवर्नमेंट राज नहीं करेगी। जैसे पहले ब्रिटिशर्स होते थे ना, तो हमारे देश की गवर्नमेंट नहीं थी वो, है ना, वो किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट थी जो हमारी कंट्री पर राज कर रही थी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होगा, कंट्री क्या होगी, सोवरियन होगी, है ना। हमारी कंट्री क्या होगी, सोवरियन होगी, जहाँ पर किसी भी दूसरे देश को इतनी पावर नहीं दी जाएगी कि वो हमारे लिए रूल्स बनाए। लेकिन अगर हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा, हमको दूसरे देश से क्या लेना पड़ेगा, डेब्ट लेना पड़ेगा, है ना, कर्जा लेना पड़ेगा, है ना। कर्जा लेना पड़ेगा तो ये क्या करेंगे, जिस भी कंट्री से हम कर्जा लेंगे वो अपनी कुछ कंडीशंस रखेगा, है ना, कि आपको जैसे हमारी कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री को कर्जा दे रही है तो हमारी कंट्री चाहेगी ना कि हमको प्रॉफिट होगा तो क्या करेगी, वो सामने वाली कंट्री को थोड़ा सा नीचे रखने की कोशिश करेगी, उसकी सोवरियनिटी को क्रैश करने की कोशिश करेगी। और जब सोवरियनिटी क्रैश होगी तो डेमोक्रेसी भी क्रैश होगी, है ना। तो नेशन की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी वजह से हमें किसी भी कंट्री से डेब्ट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। और अगर डेब्ट नहीं लेना पड़ेगा तो हमारी कंट्री की पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारे खुद के कंट्री के लोग ही आराम से बना पाएंगे, वहाँ पर किसी का भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कैसे होगा, जैसे कोई कंट्री से हमारी कंट्री ने अगर समझ लो कर्जा उधार लिया है ना, अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री से कर्जा उधार लेता है तो क्या होगा, वो उन्हें कहेगा कि भाई जो भी सामने वाली कंट्री होगी, है ना, वो क्या कहेगी कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से मोल्ड कीजिए कि हमारी कंट्री से आपकी कंट्री में जो भी सामान आ रहा है वो उस पर भी कोई भी चार्ज वगैरह, कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगे, है ना। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई भी एक कंट्री कोई दूसरी कंट्री से सामान अपनी कंट्री में लेती है तो वहाँ पर क्या लगता है, टोल टैक्स लगता है ना, ड्यूटी लगती है। क्या लगती है, ड्यूटी लगती है। ये एक तरीके की अपन कह सकते हैं चार्ज है ना, पैसे लिए जाते हैं कुछ, कि आप अपना सामान हमारी कंट्री में बेच सकते हो अगर आप इतने पैसे दो तो फिर अगर हमने उस कंट्री से पैसे उधार लिए तो वो क्या कहेगा कि आप ये चार्ज को कम कर दो, हटा दो, है ना। ये चार्ज क्या होता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत हेल्प करता है ना ये चार्ज। ये जो पैसे आते हैं ये पैसे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। तो ये चार्ज हमको जब नहीं मिलेगा तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी और भी ज़्यादा डिमोलिश होती जाएगी, है ना। इस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होंगी, अफेक्ट हो रही है ना। हमारी सोवरियनिटी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो सोवरियनिटी अफेक्ट हो रही है तो डेमोक्रेसी क्या होगी, क्रैश हो जाएगी।
क्योंकि सोवरेनिटी डेमोक्रेसी में बहुत ही असेंशियल है। समझ में आई बात? तो स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी भी होनी बहुत ज़रूरी है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी। अब हमने कहा कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, हमारी कंट्री के लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये पैसा क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है का मतलब क्या है, कुछ लोग तो हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, है ना। इनके बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या नहीं है, इनके बीच में पुअर और भी ज़्यादा डाउन टोटल होते जा रहे हैं, रिच और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ेगा तो क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन आएगा, है ना। डिससेटिस्फैक्शन आएगा तो क्या होगा, पीस को नुकसान पहुंचेगा, है ना। पीस को नुकसान पहुंचेगा तो क्या होगा, डेमोक्रेसी नहीं रह पाई, है ना। तो ये जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। यूनिफॉर्म कब होगा, जब एक अच्छी मिडिल क्लास, है ना, लार्जर मिडिल क्लास एग्जिस्ट करेगी, जो ना तो ज़्यादा पुअर हो, है ना, ना तो ज़्यादा पुअर हो ना ही ज़्यादा रिच हो, क्या हो, मिडिल क्लास, है ना। एक बहुत ही बड़ी लार्जर मिडिल क्लास एग्जिस्ट करे, पुअर और रिचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, है ना। नहीं होगा तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, पीस एंड ऑर्डर बना रहेगा, पीस एंड ऑर्डर बना रहेगा तो डेमोक्रेसी बनी रहेगी। एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या होता है, सोसाइटी में किसी के भी साथ, है ना, सोसाइटी में जितने भी लोग, सोसाइटी का मतलब एक नहीं है ना कि हमारी कॉलोनी हो गई, सोसाइटी का मतलब पूरी कंट्री है। यहाँ पर सोसाइटी का मतलब क्या है, सारी कंट्री। तो सोसाइटी में कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ना, कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट के हिसाब से हो, चाहे वो रेस के हिसाब से हो। रेस का मतलब कलर, है ना, कास्ट मतलब जाति, कास्ट हो, रेस हो, रिलीजन हो, है ना, धर्म हो या फिर जेंडर हो, किसी के भी हिसाब से आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। यू आर इक्वल टू एवरीवन, है ना, आप सभी के समान हो, आपको इक्वालिटी मिलेगी, है ना। पहले तो आपको इक्वल माना जाएगा, है ना, आपको क्या माना जाएगा, इक्वल, सब लोगों को इक्वल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर आपकी इक्वालिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अगर कहीं पर वायोलेशन हो रहा है, अगर कहीं पर वायोलेशन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट के पास जा सकते हो, है ना। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा सबको, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कोई बड़े इंसान के लॉ, कोई बड़े इंसान के राइट्स को अगर वायलेट किया जा रहा है तो उसको ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है ना, कोई गरीब इंसान को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। आपको लॉ की नज़र में सबको बराबर माना जाएगा, है ना, सबको लॉ की नज़र में बराबर माना जाएगा और लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन भी सबको मिलेगा, है ना। जितना एक पीएम को मिलेगा उतना ही एक कॉमन मैन को भी मिलेगा, है ना। प्रोटेक्शन भी सबको, ना सिर्फ आपको इक्वल माना जाएगा बल्कि आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी सोसाइटी में यूनिटी आएगी, है ना, क्योंकि सभी एक होंगे, है ना, सभी एक जैसा, सबको इक्वल माना जाएगा। तो इससे हमारी सोसाइटी में क्या होगी, यूनिटी आएगी। यूनिटी आएगी तो पीस बढ़ेगा। एजुकेटेड एंड सेंसिबल पीपल। अब लोग क्या होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, दे शुड बी एजुकेटेड। अब वो अगर एजुकेटेड होंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा है, अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो वो क्या होंगे, अवेयर होंगे, है ना, अवेयर होंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ना। अगर कोई एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसी बनी है ना, जिसमें किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो, जहाँ पर कहीं पर हमारी पीस को नुकसान पहुँच रहा हो, है ना, हमारे कोई राइट को वायलेट किया जा रहा हो, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमको वो बात पता होगी तभी तो कर सकते हैं। तो वो हमको पता कैसे होगी, एजुकेशन के थ्रू, है ना। अगर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाएंगे। और अगर क्रिटिसाइज नहीं होगा तो गवर्नमेंट क्या होगी, ऑटोक्रेट बन जाएगी, है ना। ऑटोक्रेट बनेगी तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से ही सारे लॉज बनाएगी, है ना, वो अपना भला करने की कोशिश करेगी, सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाएगी, है ना, सेल्फिश हो जाएगी। तो फिर उससे क्या होगा, डेमोक्रेसी
फिर से क्रैश हो जाएगी। समझ में आई बात? लोग एजुकेटेड होंगे तो वो अवेयर होंगे तो वो गवर्नमेंट, अगर कोई एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉलिसी है तो उसको वो क्रिटिसाइज कर पाएंगे तो गवर्नमेंट जो है वो ऑटोक्रेट नहीं हो पाएगी तो डेमोक्रेसी चलती रहेगी। फिर है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन में एजुकेशन तो हेल्प करती है ना। जब हम कुछ पढ़ते हैं, जब हम किसी के बारे में कुछ जानते हैं तो हमको पता चलता है कि ये सही है, ये गलत है ना। तो एजुकेशन है, मीडिया है ना, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, है ना, या फिर टेलीविज़न है, या फिर रेडियो है ना। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारा पब्लिक ओपिनियन बनाने में हेल्प करती है ना। हमारा ओपिनियन क्या होना चाहिए, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, तो ये बनाने में हेल्प करती है। ये क्या है, मीन्स ऑफ मेकिंग द पब्लिक ओपिनियन, है ना। इनके थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू एजुकेशन, मीडिया, बुक्स, मैगजीन, टेलीविज़न, रेडियोज़, है ना, इनके थ्रू हम हमारा एक ओपिनियन बना पाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी गलत है ना। तो ये चीज़ें पब्लिक ओपिनियन बनाने में हेल्प करती हैं। तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जो चीज़ें हमारी हेल्प कर रही है पब्लिक ओपिनियन बनाने में, ये कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, तभी तो ये अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, है ना। जैसे अपने को मीडिया का क्या रोल होता है, मीडिया कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आती है तो उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करती है ना। अपने को अखबारों के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं, है ना। फिर वो उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं अगर कुछ गड़बड़ है उसमें, तो है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने को मीडिया के थ्रू पता चलती है ना। मीडिया का मतलब है कोई भी न्यूज़ चैनल हो गया, है ना, अखबार हो गए, है ना। तो इनके थ्रू हमको ये पता चलता है कि कंट्री में हो क्या रहा है। अगर यही फ्री नहीं होंगे तो हमको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब हम थोड़ी जाकर वहाँ पर मीटिंग में बैठने वाले हैं पार्लियामेंट की कि वहाँ वो कौन से लॉज बना रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें अपने को मीडिया के थ्रू पता चलती है। लेकिन अगर मीडिया ही फ्री नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमारा पब्लिक ओपिनियन नहीं बन पाएगा, है ना। हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, क्या हो रहा है ये भी हमको पता नहीं चलेगा। तो ये मीन्स ऑफ जो अपना मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, ये क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इस पर किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंटल, है ना, गवर्नमेंट इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट इनको कहेगी कि आप हमारी पॉलिसीज़ की बस बड़ाई करो, है ना। जो गवर्नमेंट कहेगी वही इनको छापना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जैसा ऑटोक्रेसी आ जाएगी वापस, है ना, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्ची, जहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने हिसाब से पूरी कंट्री को चला रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता है। फिर है सिविल, एथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर। अब क्या होता है, किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो अब ये जो पीपल हैं ये कैसे होने चाहिए, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, उनकी जो पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। पीपल्स की पावर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। उनका जो कैरेक्टर है ना, पीपल्स का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उनको उनके राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो लोग हैं यही तो हैं जो मेनली पूरी कंट्री को चला रहे हैं। अब अगर यही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो क्या होगा, डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो इन्हीं पर बेस्ड है। तो ये कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इनके पास ज़्यादा पावर हो, इनके पास पावर होनी चाहिए, है ना। जो कहाँ पर मिलती है हमको, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको राइट्स दिए गए हैं, ड्यूटीज़ दी गई हैं, तो इन सबका अच्छे से पालन किया जाना चाहिए। और इन लोगों में, ये जो लोग हैं, ये लोग कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए जेनरस होने चाहिए, है ना, दयालु होने चाहिए, हेल्पफुल होने चाहिए, है ना, इनमें यूनिटी होनी चाहिए, है ना, तभी तो हमारे देश का जो है डेवलपमेंट हो पाएगा, है ना। लोग कैसे होने चाहिए, यूनाइटेड, इंटीग्रेटेड, जेनरस मतलब उदार, है ना, दूसरों की हेल्प करने वाले, है ना, और दूसरों को टॉलरेट करने वाले। ऐसा नहीं कि हम एक ही रिलीजन को टॉलरेट करेंगे, है ना, सारे रिलीजन्स हमारे लिए बराबर है ना।
तो रिलीजन के लिए टॉलरेंस होना चाहिए, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब डिसेंट्रलाइजेशन मैंने बताया था कि वॉर या कंडीशन में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए नहीं है। तो डेमोक्रेसी के लिए क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है ना। स्टेट सबसे पहले होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये भी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर देती है। लेकिन हमारी कंट्री में या फिर कोई भी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 3 टियर्स तो होते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, वो फ्री नहीं होती है ना। उनको पावर कहाँ से मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तब उनकी पावर वापस छीन सकती है। लेकिन कोई भी डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अपने सब्जेक्ट दे दिए, अलग अलग टॉपिक्स दे दिए कि आप इन्हीं चीज़ों पर अपने दे सकते हो। जैसे कोई फॉरेन पॉलिसी बनाना हो, वॉर टाइप कंडीशन हो, है ना, कोई आर्मी के बारे में कुछ हो, है ना, इन चीज़ों पर आप अपने कोई भी फॉरेन ट्रेड हो, है ना, फॉरेन ट्रेड हो, तो इन चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बना सकती है। फिर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ दे दिए, जैसे एजुकेशन है ना, हेल्थ है, स्कॉलरशिप है ना। तो ये चीज़ें उन्होंने दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इन पर अपने लॉज बना सकते हो। अब ये जो पावर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब उनकी मर्जी आए तब छीन नहीं सकती, है ना, तब छीन नहीं सकती। तो ये होता है रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनके पास अपनी अपनी डिफरेंट पावर्स होती हैं कि भाई ये जो हैं अपनी डेफिनेट स्फेयर में काम करेंगे, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को इन पर सुप्रीमसी नहीं जताएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कहेगी कि हम आपकी पावर कभी भी छीन लेंगे, तो वो रियल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है ना। रियल डिसेंट्रलाइजेशन में इंडिपेंडेंसी होती है। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो लोकल लेवल पर होती है, जैसे पंचायत हो गई, है ना, पंचायत हो गई, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई। पंचायत होती है विलेजेस में और म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं सिटीज़ में, है ना। विलेजेस और सिटीज़ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जहाँ पर वहाँ के लोकल लोग इजीली अपने लिए जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। जैसे सरपंच, पंच होते हैं ना गांव में, उसी तरीके से शहरों में जो वार्ड पंच होते हैं या फिर वार्ड के काउंसलर्स होते हैं, वैसा म्यूनसिपैलिटीज़ में होते हैं, हर एक वार्ड के अलग अलग होते हैं। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाती है, जहाँ पर जहाँ के लोकल लोग हैं अपने लिए सेल्फ गवर्निंग कर रहे हैं, अपने लिए खुद ही लॉज बना रहे हैं, है ना। तो इनको भी कुछ अपनी इंडिपेंडेंट पावर दी जाती है ना। फिर है सिविल लिबर्टीज़। सिविल लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। लिबर्टी का क्या मतलब होता है, फ्रीडम। तो हर एक जो इंसान है ना, एवरी पीपल, दे शुड हैव सम लिबर्टीज़। उनके पास कुछ बेसिक लिबर्टीज़, कुछ बेसिक फ्रीडम होनी चाहिए कि भाई वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, है ना। वो अपने लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप बना सके, जैसे कि ट्रेड ग्रुप्स होते हैं ना, ट्रेडिंग ग्रुप्स होते हैं। जैसे कोई भी एक चीज़ के लिए, जैसे समझ लिया हमने कोई भी क्लोथ्स के लिए है ना, क्लोथ्स के जो भी मर्चेंट्स हैं उनका सब एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ लिबर्टीज़ हैं, है ना। एजुकेशन पा सकते हो, है ना। तो ये कुछ एक लिबर्टीज़ हैं, सिविल लिबर्टीज़, है ना, बेसिक लिबर्टीज़ हैं जो लोगों को मिलनी ही चाहिए। इसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी। और सिर्फ ये लिबर्टी मिलनी ही नहीं चाहिए, इन लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए, है ना। इन लिबर्टी को
प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए। प्रोटेक्ट किससे होती हैं? प्रोटेक्ट होती हैं लॉज से, कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। अब कोई भी डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में तो बहुत सारे रूल्स होते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पीस एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए, है ना, बहुत सारे, कि लोगों को लिबर्टीज़ मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। अब बहुत सारे रूल्स हैं, अब ऐसे तो लोगों को याद नहीं रहेंगे, तो उनको रिटन होने चाहिए। वो रिटन भी किस में होने चाहिए? सिंपल लैंग्वेज में, है ना, सिंपल लैंग्वेज में रिटन होने चाहिए, ताकि आगे जाकर अगर कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो इस लैंग्वेज को अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, है ना, उनका कोई भी अलग अलग ओपिनियन ना बन पाए उस पर, कि भाई लोगों ने अपने अपने हिसाब से किसी भी लॉ को बना लिया हो, है ना। तो ये जो लिबर्टी है, ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसा होना चाहिए? सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, जिसका एक ही मीनिंग निकले, अलग अलग मीनिंग ना निकले, है ना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको इजीली सॉल्व किया जा सके। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसमें जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल ऑफ बुक लिखी है, बुक ऑफ रूल्स लिखी है, वो बहुत साल पहले लिखी थी, है ना, 1945 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, लगभग तब की है ये। तो उसके बाद में तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, तो सोसाइटी में चेंजेस आने के साथ साथ रूल्स और लॉ भी चेंज होने चाहिए। तो ये किसके थ्रू होता है? ये अमेंडमेंट्स के थ्रू होता है। और ये अमेंडमेंट्स जो होने चाहिए वो थोड़े डिफ़िकल्ट होने चाहिए, है ना। वो कैसे होने चाहिए? डिफ़िकल्ट होने चाहिए। अब डिफ़िकल्ट क्यों होने चाहिए? डिफ़िकल्ट इसलिए होने चाहिए ताकि जो भी गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से जब चाहे उसको चेंज न कर पाए, है ना। अमेंडमेंट इतना डिफ़िकल्ट होना चाहिए कि कोई गवर्नमेंट आ गई, मेजॉरिटी में आ गई, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वहाँ पर ऑपोजिशन को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो अमेंडमेंट क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। जैसे अगर अमेंडमेंट डिफ़िकल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी गवर्नमेंट आई, है ना, उसके पास मेजॉरिटी है, और सिंपल अमेंडमेंट का तरीका है कि आपके पास मेजॉरिटी तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही चेंज कर देगी, है ना। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना। या फिर किसी भी इंसान की कोई भी फ्रीडम छीन लेंगे वो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए अमेंडमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया गया है। तो हमारी कंट्री में अमेंडमेंट का प्रोसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। तो ये होना भी चाहिए ताकि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को चेंज ना कर पाए। इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, है ना। जुडिशरी जो है, अब हमने बहुत सारे रूल्स लॉज बना दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये वो ये, है ना, लेकिन अब ये सब इंश्योर कौन करेगा? जुडिशरी। जुडिशरी क्या करेगी? अगर गवर्नमेंट की 3 पार्ट होते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये हम आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में सुना तो होगा ही आपने। तो एग्जीक्यूटिव क्या करती है? सबसे पहले लेजिस्लेटिव होती है, लेजिस्लेटिव लॉ बनाने का काम करती है, इट मेक लॉ, है ना। और ये क्या करती है? लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है ना, लॉ को लागू करने का काम करती है। तो अब जुडिशरी क्या करती है? अगर कोई भी लेजिस्लेटिव ने अगर कोई बेकार लॉ बना दिया जो हमारी डेमोक्रेटिक लॉज के हिसाब से नहीं है, तो ये जुडिशरी इसको नल एंड वॉइड कर सकती है ना। और जुडिशरी अगर वो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन लॉज को, है ना, लॉज तो अच्छे हैं लेकिन अगर उनको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट यानी गलत तरीके से लागू किया जा रहा है, तो क्या होगा? जुडिशरी इसको एग्जीक्यूटिव को भी पनिश कर सकती है। तो ये जुडिशरी क्या होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। जुडिशरी पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोई भी जोर नहीं चलना चाहिए, है ना। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से वो फ्री होनी चाहिए, तभी तो वो अच्छे डिसीजंस दे पाएंगी कि भाई उन्होंने जो लॉ बनाया है वो सही है या नहीं है ना, उन्होंने जो लॉ इम्प्लीमेंट किया है वो सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। तो ये सारा किसके थ्रू होगा? फ्री एंड फेयर जुडिशरी के थ्रू होगा, है ना। क्वालिफाइड एंड फेयर स्टाफिंग सिस्टम। अब क्या होता है? ये जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग होते हैं? इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, है ना। जैसे कोई प्रेसिडेंट होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, और कौन कौन होते हैं? जैसे कलेक्टर हो गया, है ना, SDM हो गया, ये जो ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। अब ये ऑफिसर्स क्या होने चाहिए? एफिशिएंट होने चाहिए,
कैसे होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये करप्ट हो, है ना। अगर ये करप्ट होंगे तो क्या होगा, ये लोगों को उतना बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। तो इनको चूज़ करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। इनको चूज़ करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हमारी कंट्री में इनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ताकि ये हम एक एफिशिएंट इंसान को चुनें जो हमारे लोगों के लिए लॉज इम्प्लीमेंट करने का काम करे, है ना। सिर्फ इनको चुनने का तरीका ही स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी स्ट्रांगली उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, इतना उनका कैरेक्टर होना चाहिए। हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम। अब डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टी सिस्टम हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, जहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टीज़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं। फिर ये जो कॉन्टेस्ट है, ये जो इलेक्शन का कंपटीशन है, ये कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। सभी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक ही पार्टी ऑटोक्रेट बने जा रही है। तो हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक पार्टी अपने कोई रिलीजन के हिसाब से कोई पार्टी बनाई जा रही है ना, कोई भी कम्युनिटी के हिसाब से पार्टी बनाई जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और पार्टीज़ के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कोई एक ही फैमिली के लोग किसी पार्टी को चलाए जा रहे हैं ना, सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। एलिजिबल एंड लॉयल पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस ही काम करते हैं हमारे लिए, है ना, लॉज बनाने का, लॉज इम्प्लीमेंट करने का। तो ये पॉलिटिशियंस कैसे होने चाहिए, दे शुड बी एलिजिबल एंड लॉयल। लॉयल होंगे तो वो करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे तो लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, पीपल्स गुड होगा, है ना। तो लोगों की जब भलाई होगी तो डेमोक्रेसी बनी रहेगी। नेशनल प्लान फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। अब नेशनल प्लान्स का मतलब होता है पॉलिसीज़, है ना, पॉलिसीज़ है ना, जो हमारे पॉलिटिशियंस हमारे लिए बनाते हैं। तो ये नेशनल लेवल्स पे भी होने चाहिए और स्टेट लेवल पे भी होने चाहिए, है ना। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, यहाँ पर हर जगह पर हर एक लेवल पर प्लान्स बनने चाहिए, जिससे लोगों का पूरे, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, लोकल लेवल हो, हर जगह पर उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनके डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि लोगों की इनकम बढ़े, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो। और नेशनल कंसेशन ऑन द बेसिक इश्यूज़। कोई भी अगर किसी ने लॉ बनाया है तो उसके लिए लोगों का कंसेशंस लेना बहुत ज़रूरी है ना। लोगों के लिए वो लॉ बनाया जा रहा है, तो इसीलिए उन लॉज को लोगों तक पहुंचाना, पहले वो लॉ बनने से पहले लोगों से एक रेफरेंडम लिया जाना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट है उसको पता चल सके कि ये जो लॉ बना है ये लोगों के लिए अच्छा है या नहीं है। थैंक यू।